नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। बिहार एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है, जिसका इशारा जदयू सांसद संजय झा ने किया है। सीएम आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम नीतीश की बैठक हुई है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जदयू अपनी सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल कर चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जदयू और बीजेपी में कुछ सीटों में अदला बदली भी हो सकती है, कुछ उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। As far as seat sharing is concerned, वो फाइनल स्टेज में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा के बीच सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों को लेकर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान हो सकता है। वैसे अब तक सूत्रों के हवाले से जो भी फॉर्मूला सामने आया है, उसके अनुसार बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है। आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सबकी नजरें बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर टिकी हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान जारी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच आज दिल्ली में एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। Schedule of the Lok Sabha poll, we'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification. लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया, 7 चरण में चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन बिहार की सीटों को लेकर महागठबंधन में खींचतान अब भी जारी है। हालांकि इसी बीच सूत्रों की माने तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे, जहां सीटों का पेच सुलझाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई जा रहे हैं आज, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई सूचना दे दिया जाए। मुंबई जा रहे हैं आज न्याय यात्रा का। आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। अब तक महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से 8 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 11 सीट की है। दूसरी ओर वामपंथी दल 6 से 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें 3 सीट देना चाहती है, क्योंकि आरजेडी बिहार में 30 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। सीटों की संख्या के साथ साथ कुछ सीटों पर भी मामला फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा ठोक रखा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि कटिहार सीट से तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहती है। दूसरी ओर बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की भी दावेदारी है, तो कटिहार सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी है। आरजेडी अशफाक करीम को कटिहार से उम्मीदवार बनाना चाहता है। मतलब कि इंडी अलायंस के अंदर सीट को लेकर कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। हालांकि गठबंधन में शामिल सभी दलों का ये दावा है कि जल्द ही बात बन जाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अपनी किडनी डोनेट कर पिता को नया जीवन देने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को संसदीय राजनीति के मैदान में उतारने की मांग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता जितेंद्र राय ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मांग की है रोहिणी आचार्य को सारण से लोकसभा चुनाव का टिकट देकर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। जितेंद्र राय ने कहा कि जनता की मांग है कि आरजेडी रोहिणी को सारण से अपना प्रत्याशी घोषित करे। पूर्व मंत्री जितेंद्र राय से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। पूर्व मंत्री जितेंद्र राय ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और रोहिणी आचार्य को सारण से उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। लालू प्रसाद यादव से आपने बड़ी मांग की है कि रोहिणी आचार्य को टिकट दिया जाए। अकेले नहीं, पूरे सारण के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, माननीय विधायक के सभी लोग थे और सभी लोगों ने मिलकर अनुरोध किया है कि आप रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाइए। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, चूंकि रोहिणी जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किडनी भी दिया है और महिला भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग तमाम लोग जो अनुरोध किए हैं इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग के नेता तेजस्वी जी विश्वास करके उनको उम्मीदवार बनाएंगे। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी विधायकों के खेमे में नाराजगी की बात सामने आ रही है। बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर बीजेपी के कई विधायक डिनर पार्टी में पहुंचे और बैठक की। दरअसल नए कैबिनेट में एमएलए की जगह एमएलसी को ज्यादा तरजीह मिलने से विधायकों में नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक नाराज विधायकों ने अलग से बैठक की जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। राजू सिंह के आवास पर मिश्री लाल यादव, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत कई विधायक पहुंचे थे। वीआईपी से बीजेपी में आने वाले विधायक इस खेमे में शामिल हैं। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें एक बात तो चर्चाएं हो रही है, एक बात की तो चर्चा है, जो मंत्रिमंडल के विस्तार में एमएलसी की संख्या भी कम नहीं है। विधायकों की संख्या 15 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 9 विधायक हैं और 6 एमएलसी हैं, जबकि सरकार के गठन में विधायकों की संख्या ही काम कारगर होता है। तो ये चर्चा आम लोगों में है, बस यही जानते हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को अर्बन नक्सल बताया। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए केजरीवाल ने ईडी जैसी सरकारी संस्था की अवहेलना की। लगातार 9 बार समन मिलने पर भी ईडी को तरजीह नहीं दिया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा तेजस्वी नौकरी बांटने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जिस विभाग में वो मंत्री थे उसमें उन्होंने कितनी नौकरियां दी। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। एक तरह से इनका ग्रुप ही अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जब 17 महीने की सरकार रही तो हम पारदर्शितापूर्ण नौकरी दिए, लेकिन जब से भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी है बड़ी गड़बड़ी हो रही है और बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कारण ये दोनों ही हैं। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। और आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली बैठक होगी। आपको बता दें बैठक में सभी मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बैठक औपचारिकता बस मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में सभी जो नए मंत्री हैं वो शामिल होंगे, बड़े अधिकारी से मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बैठक औपचारिक मानी जा रही है। शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बीपीएससी ने अब तक परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं किया है और अब आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई से पेपर लीक के ठोस सबूत की मांग की है।
आयोग की माने तो 15 मार्च को दोपहर 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई थी, जबकि कथित रूप से आर्थिक अपराध ने लीक का प्रतिवेदन 2:30 बजे दिया था। अब आयोग का साफ कहना है कि जब तक ये साबित नहीं होता कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तब तक किसी प्रकार का निर्णय बीपीएससी नहीं लेगा। इधर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीपीएससी शिक्षक बहाली के पेपर लीक मामले पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने जहां पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उसी अंदाज में इसका जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है और जो भी पेपर लीक में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही नहीं, पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी हाल में बीपीएससी के दुश्मन को नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? ये राजद नहीं है, एक एक चीजों की जांच हो रही है। नीचे और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? बिहार में बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का पेपर लीक होने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक कांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। तेजस्वी की तरफ से किए गए सियासी वार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये आरजेडी की सरकार नहीं है, जिसके कार्यकाल में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। ये एनडीए की सरकार है, इसमें जो भी गलत करेगा उस पर सीधी कार्रवाई होगी। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के पेपर लीक पर एक तरफ जहां सियासत तेज है, तो दूसरी ओर सरकार पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन में है। एसआईटी का गठन कर मामले की तेजी से जांच चल रही है। साइबर सेल के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग खुद ईओयू के एडीजी और ईओयू के डीआईजी कर रहे हैं। बता दें कि 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा थी। पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। हजारीबाग के होटल में ठहराए गए थे परीक्षार्थी। प्रश्न पत्र देकर हल करवा रहा था गैंग। झारखंड में हजारीबाग में ईओयू का छापा। 15 मार्च को हिरासत में लिए गए 313 अभ्यर्थी। छापेमारी के दौरान 5 मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा 150 अकाउंट की ईओयू जांच कर रही है। इस सभी अकाउंट से पैसे का लेन देन किया गया है। 300 मोबाइल नंबर किया गया है डंप। इन सभी मोबाइल नंबर की भी जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी भी हाई लेवल मीटिंग कर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। यानी कह सकते हैं कि नीतीश और सरकार किसी भी हाल में बीपीएससी के दुश्मन को छोड़ने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन बिल सीए की खास चर्चा है। विपक्ष से राजनीति से जोड़कर देख रहा है, लेकिन सीमांचल इलाके में कटिहार के शरणार्थी बहुल वर्मा कॉलोनी के लोग इसे सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार की तरफ से आवंटित जर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर शरणार्थी की माने तो बांग्लादेश और बर्मा से आकर यहां बसे हुए हैं। सभी पूर्वी पाकिस्तान में उस वक्त अपने पूर्वजों के साथ हुए हैवानियत के दर्द को बयां कर रहे हैं। बर्मा कॉलेज के लोगों से बात किए संवाददाता सुब्रत ने।
लोकसभा चुनाव के दस्तक के बीच इस बार के मुद्दों में शरणार्थियों के लिए जो सीए कानून लागू किया गया वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अभी हम लोग इस वक्त सीमांचल के शहर कटिहार के बर्मा कॉलोनी में हैं। जरा इस कॉलोनी के बारे में बता देते हैं। ये शरणार्थी बहुल इलाका है और अभी भी उन क्वार्टरों के मंजर आप देख सकते हैं किस हालात में लोग यहाँ रहते हैं। और मेरे साथ बड़ी संख्या में शरणार्थी बहुल इलाके के लोग भी हैं। जरा समझते हैं क्या है इनके नज़र में सीए का मायने और क्या ये चुनावी स्टंट है या वाकई इन लोग को दिन बदलने वाले हैं। राजेंद्र जी, क्या कहानी है पहले इस इलाके की, पहले जरा बताइए। ये इलाका तो शरणार्थी बर्मा देश से और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों का है और यहाँ पर सरकार हम लोगों को बसाया था, लेकिन नागरिकता हम लोगों को नहीं मिला था। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जो घोषणा किया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम, उसके तहत हम लोगों को सम्मान मिला है कि हम लोगों को भी नागरिकता मिलेगा। कब से बसा है ये मोहल्ला, कब से आया? ये मोहल्ला 1964 से लेके 1982 तक शरणार्थी परिवार आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं और बर्मा देश से भी आए हैं। कितना क्वार्टर है? 152 क्वार्टर है। क्या मंजर था, क्या होता था पहले आप लोग जब? पहले बांग्लादेश में जब पाकिस्तान में ये हुआ था उस समय मुसलमान लोग बहुत अत्याचार करता था। वही अत्याचार के लिए हम लोग को भाग के चले आना पड़ा। क्या क्या छोड़ के आए हैं? हम लोग अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के आए हैं, कुछ लेके नहीं है अब तक। कोई रिश्तेदार अभी भी है एक आध गो है। मेरा 2 चचा है और बाकी सब चचा लोग सब इधर आ गया। मारपीट वहाँ काट के काट देगा। कोनो हिंदू मिला उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, काटेगा, नदी में बहा देगा। वो मैं लोग वहाँ का प्रशासन भी हम लोग का साथ नहीं देता था, वहाँ प्रशासन भी उसी के साथ देता था उस समय। अब जो सीए कानून लाया गया, क्या किस तरह? इसके लिए तो हम लोग के लिए फायदे हुआ है। देखिए कुछ महिलाएं भी है जो उस मंजर को याद करते हैं। क्या सुने थे आप लोग, क्या होता था? जो यही मामा जो बोला वही, मारपीट, काटा-काटी, मुसलमान सब अत्याचार करता था। क्या उम्मीद है आप लोग को जिंदगी और बदलेगा? बदलेगा, सरकार बदलाएगा तब बदलेगा, न तो हम लोग से तो होता नहीं है कुछ। क्या नाम है? विभा रानी मिश्रा। तो देखिए कई लोग हैं जो उन्हें उम्मीद है कि नागरिकता संशोधन कानून जो लाया है उससे अब इन लोग के जीवन में बदलाव होगा। निश्चित तौर पर एक चर्चा ये भी है, ये एक चुनावी स्टंट है, लेकिन ग्राउंड जीरो में जो लोग कहते हैं ये अपने आप में एक भावनात्मक तस्वीर है। जरा उन क्वार्टरों की हालात भी आपको दिखाते हैं। जब सरकार लाके बसाया था और कहा यह जा रहा था उस समय भी सरकार 5,000 से लेकर 12,000 रुपया तक दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अब लोगों की उम्मीद है इस हालात में भी बदलाव आएगा। कटिहार के शरणार्थी बहुल बर्मा कॉलोनी का ये तस्वीर अब निश्चित तौर पर बदलेगा, ऐसा यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भू माफिया को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। मंत्री बनने के बाद किशनगंज में उनके समर्थकों ने शानदार अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कोई भी भू माफिया नहीं बचेगा। जितनी भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा है सभी को मुक्त कराया जाएगा और जमीन विवाद के मामले को भी तेजी से सुलझाया जाएगा। पूरे बिहार के सभी भूमाफिया पर नकेल कसा जाएगा और जो हमारे विभाग में भी भ्रष्टाचार अगर है तो उस भ्रष्टाचारी को जो है हमारे कलम से, क्योंकि मैं राजनीति सेवा के लिए आया हूं, पैसा कमाने आया नहीं हूं, तो इसीलिए एक ऐसा आदमी आ गया भू एवं राजस्व विभाग में जो कि अब गलत करने वाले को कभी बकसने का काम नहीं। सर रमजान नदी थी सर, उस भू माफिया के द्वारा बेची जा रही है, उस पर भी सारे चीज पर इंक्वायरी सेटअप होगा और उस पर भी हम लोग जो है देखेंगे कि कहां कहां सरकार की जमीन है। पूरे बिहार के अंदर जो भी सरकार की जमीन है वो राजस्व विभाग की जमीन होती है और उन सब चीजों को हम जांच करवाएंगे, स्पेशल टीम गठित कराएंगे, जरूरत पड़ेगा तो SIT बनाएंगे और ऐसे भू माफिया जो कि अपने आप को अभी तक बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे और बिल्ली बने हुए हैं सबको जेल के सलाखे डालने का भी काम। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने उसकी कार में भी तोड़फोड़ की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पलटी किया, गाड़ी लोग पब्लिक कर दिया है। हम भाई खाने वाला गाड़ी चलाते हैं, है कि ना, हमको जख्म है।
कितना लोग था गाड़ी में इसमें? इसमें 3 आदमी था और सब फरार हो गया। पब्लिक गाड़ी के पीछे पीछे आल दौड़ के, ड्राइवर उतर के भगल, ओमे 2 आदमी रहे वो भी उतर के भगल है। अब ओकरा पकड़ के लावल गेले, मारत रहले ओकरा पब्लिक। हम बचाने गए तो हम सब बचा उचा दिली कि छोड़ दो, जब पुलिस आइए गई तो तोरा मारला से कौन फायदा हो, पुलिस अपना समझ लेते। हम लोग ये देखे कि 4 चक्का से एकदम बाई में गाड़ी हाँक कर और एक लड़का को तो साफ डैमेज कर दिया है डॉक्टर महाशंकर क्लिनिक के पास, और इसी जगह टोटो वाले को भी इतना बुरी तरह जख्मी कर दिया है कि उन्हें हम सदर अस्पताल में भर्ती करा है। एक व्यक्ति शराब पीकर ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे और शराब की हालत में उन्होंने, जो फुटपाथ पे कुछ लोग अपना सामान बेचते हैं, उनके ऊपर गाड़ी टच हो गई उनसे, तो उसके कारण गाड़ी रुकी और उसके कारण आपस में मारपीट की घटना हुई है। अभी नॉर्मल है और जिसको चोटें आई हैं दोनों बच्चों से, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। हैदराबाद में रविवार की शाम बिहार समाज सेवा संघ की ओर से लायंस भवन में रंगारंग होली मिलन समारोह आयोजित की गई, जिसमें संघ के अध्यक्ष राजू ओझा ने के नेतृत्व में बिहार से आई संगीत मंडली ने परंपरागत होली गीतों से समा बांध दिया। इस मौके पर फूल और गुलाल की होली भी खेली गई। साथ में बिहारी स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ लोगों ने होली मिलन समारोह का आनंद भी उठाया। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।